तो आइए स्टार्ट करते हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स। आज के दिन हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू नंबर 26 से लेकर एमसीक्यू नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सॉल्व कर रहे थे दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स और ये हमारी वीडियो नंबर है 3 दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स के। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू नंबर 26 से लेकर एमसीक्यू नंबर 40 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शहरयार अहमद और ये प्रोजेक्ट है 3Ds अकेडमी और मकसद का। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 25 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर उनकी लिंक मौजूद है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू नंबर 26 से। एमसीक्यू नंबर 26 के अंदर क्या कहा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 26 के अंदर कहा जा रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस if a density of the substance is 3 gram per centimeter cube, its mass is 60 gram, what will be its volume? अगर हमारे पास बता रहे हैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास है 60 ग्राम, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो हमें करना क्या है कि सिंपल सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी देखें तो डेंसिटी गिवन है 3, मास गिवन है हमारे पास 60 ग्राम और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये चले जाएगा, न्यूमिनेटर की साइड पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 27 के अंदर कहा जा रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री फॉरेनहाइट। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को देखा जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट में किस चीज के बराबर होगा? तो एक बात समझ लेते हैं कि फॉरेनहाइट के अंदर वैल्यू बड़ी होती है डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में आमतौर पर, और फॉरेनहाइट जो है वो छोटा यूनिट है और सेंटीग्रेड जो है वो बड़ा यूनिट है, तो इसलिए सेंटीग्रेड की वैल्यू छोटी होती है और फॉरेनहाइट के अंदर वैल्यू बड़ी होती है। तो अब हम देखें तो यहाँ पर 20 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन सी, यानी कि 68। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला से करवाना है तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि हम क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं और डिवाइड बाय 5 करते हैं। जो आंसर आता है उसके अंदर हम +32 कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉरेनहाइट के अंदर। यानी कि मान लीजिए आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से और डिवाइड करना है 5 से, और जो आंसर है उसके अंदर +32 ऐड कर देना है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 4 × 9 = 4 × 9 = बिल्कुल सही 36, 36 + 32 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएंगे 8, 3 + 3 6। तो 60 डिग्री फॉरेनहाइट ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। और हमने इस एमसीक्यू को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 28 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस हैं CH4 CCl4 ऑप्शन ए के अंदर, और फिर CO2 Al2O3 और फिर SO2। अब हम देखेंगे इन सब के अंदर सबसे पहले कि कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। अगर एक भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, कोवेलेंट कंपाउंड मौजूद है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। देखिए जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन तो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर किसी भी सूरत हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर CH4 की देखें तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं और ये चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। CCl4 के अंदर भी कार्बन 4 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है और ये चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। CO2 की बात करेंगे तो कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन से, फिर कार्बन का डबल बॉन्ड दोबारा ऑक्सीजन से। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऑक्साइड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होता है, तो इसीलिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अगर हम बात करते हैं SO2 की तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर भी आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर मौजूद होता है, यानी कि ऑक्सीजन का बॉन्ड पहले एक सल्फर से, ऑक्सीजन का बॉन्ड है पहले एक सल्फर से, पर ऑक्सीजन का बॉन्ड दूसरे सल्फर से मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इस तरह से बॉन्ड बना होता है। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की और पोटेशियम आयोडाइड की, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये है आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है और पोटेशियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है
और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान में बॉन्ड बना होता है। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड की बात करेंगे तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, बल्कि प्रॉपर पॉजिटिव और प्रॉपर नेगेटिव चार्ज है। ये आयनिक बॉन्ड्स हैं। अब जब ये आयनिक बॉन्ड्स हैं तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स। तो इसीलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं है और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 29 के अंदर कहा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी लिक्विड की फ्लो करने में, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विस्कोसिटी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो का मतलब ये है कि किसी लिक्विड के बहने में जो रुकावट है उसको हम क्या कहते हैं? इसको आमतौर पर उर्दू के अंदर कहा जाता है गाढ़ापन। गाढ़ापन। और शहद जो होता है वो ज्यादा, हनी जो होता है वो ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल या पेट्रोल। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है विस्कोसिटी। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ कार्बन, 10 मोल्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.12 केजी, 0.012 केजी, 12 केजी और 1.9 केजी। सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास वगैरह। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने कितने मोल्स पुट करने हैं? 10 मोल्स। हमें 10 मोल्स यहाँ पर गिवन है, हम पुट कर देंगे 10 मोल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इक्वल्स टू मास की जगह पे m आएगा और मोलर मास की जगह पे कैपिटल M। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 120 ग्राम्स। मास यहाँ पे ग्राम्स के अंदर निकला और हमें निकालने किस चीज के अंदर? केजी के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर केजी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद सही होगा इसमें। तो 120 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.12 केजी। 120 है ना, 120 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 केजी आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू यानी कि एमसीक्यू नंबर 31 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? इसमें से किस चीज के पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी? कौन से एलिमेंट के पास? तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका सबसे आसान तरीन, सबसे मैंने वर्जन समझाया पैरामैग्नेटिज्म का। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट। अब ये पैरामैग्नेटिज्म होता क्यों है? पैरामैग्नेटिज्म होता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। और ज्यादा बेहतर ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो डी ऑर्बिटल्स के अंदर, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम ऑप्शन डी की, जो कि कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है। और ये पोटेशियम बिलोंग करता है कहाँ से? ग्रुप 1A से। पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A से। इसके पास तो कोई डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो इसीलिए इसके पास कोई डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास अब किस में आ जाएगा? डायमैग्नेटिज्म में आ जाएगा। अब इसी तरह से हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम भी अल्कली मेटल है, ये भी ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कॉपर की और हम बात करते हैं निकेल की। तो होता क्या है? कॉपर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो 4s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो कहाँ पर होता है? 4s ऑर्बिटल के अंदर, डी ऑर्बिटल में नहीं होता। इसीलिए कॉपर जो है वो भी डायमैग्नेटिक है। कॉपर जो है वो है डायमैग्नेटिक। तो ये कॉपर भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आप कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी 1s2, फिर 2s2, 2p6 और 2p6 के बाद हो जाएगा 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d9 होता है। ये बात आपको पता है। लेकिन क्योंकि डी ऑर्बिटल अनस्टेबल हो जाता है तो 4s ऑर्बिटल के पास रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल के पास चले जाता है 10 इलेक्ट्रॉन। अब डी ऑर्बिटल के पास पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे ऑर्बिटल इसके कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए अब इसके पास डी ऑर्बिटल के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चीज
बताई थी। अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर नहीं बचा, बल्कि कहाँ बचा, 4s ऑर्बिटल में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर हम बात करेंगे निकल की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करेंगे, लेकिन इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कहाँ पर, डी ऑर्बिटल्स के अंदर। जब डी ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, निकल पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमिना शो करेगा, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाने से पहले मैं निकल को हाईलाइट करना भूल ना जाऊं, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि निकल हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। अब यहाँ पर हमसे एक सवाल किया जा रहा है एमसीक्यू नंबर 32 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर यूरिया। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है यूरिया के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूरिया बनाने के लिए अमोनियम एसीटेट का यूज करते हैं हम, उसके बाद अमोनिया का यूज करते हैं, अमोनियम साइनाइड का यूज करते हैं, या नन ऑफ दीज। लेकिन आपको अगर सही बात बताऊं तो हम ये तीनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो वो हमारा ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर हमें इन तीनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अब आपको अगर याद हो फ्रेडरिक वॉलर ने जब डिस्कवरी करी थी, सिंथेसिस करी थी, वॉलर सिंथेसिस के अंदर उसने क्या किया था, यूरिया फॉर्म किया था अमोनियम साइनाइड से उसने यूरिया प्रिपेयर किया था। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा बेटर ऑप्शन इन तीन के अंदर कौन सा होगा, वो हो जाएगा अमोनियम साइनाइड को हम यूज कर सकते हैं यूरिया बनाने के लिए। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 33 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से क्या चीज रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। हमारे पास ऑप्शन है टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, या मटेरियल ऑफ कंटेनर। देखिए ये टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है तो होता क्या है, नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाने की वजह से प्रोडक्ट्स जल्दी बन जाते हैं। जब प्रोडक्ट्स जल्दी बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर मैं क्या करूँ, टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और हमें बताना है कि इससे कौन सी चीज किस चीज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर की वजह से तो अफेक्ट हो रहा है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन अगेन बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे प्रोडक्ट जल्दी बन जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, यानी ये कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब रह गया मटेरियल ऑफ कंटेनर। तो मटेरियल ऑफ कंटेनर के ऊपर रिएक्शन इतना डिपेंड नहीं करता। अगर आप खाना पकाएं स्टील की पतीली के अंदर, या खाना पकाएं आप एल्यूमिनियम की पतीली के अंदर, या खाना पकाएं आप कढ़ाई के अंदर, तो टाइम इतना ही लगेगा, इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, लेकिन मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता मटेरियल ऑफ कंटेनर के ऊपर या प्रेशर के ऊपर भी। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है कि पॉलीथाइलीन जो पॉलीथाइलीन है वो एक्चुअली में क्या है, पॉलीमर है, ईस्टर है, सिंथेटिक फाइबर है, या नन ऑफ दीज। तो हमें पॉलीथीन के बारे में पता है, पॉली के नाम में पॉली आ रहा है, पॉलीथाइलीन के नाम पे पॉली आ रहा है। पॉलीथाइलीन को हम लोग पॉलीथिन भी बोलते हैं। पॉलीथिन ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स होते हैं, या प्लास्टिक शॉपर्स बोल सकते हैं आप इनको,
तो प्लास्टिक शॉपर्स हैं और ये किस चीज के बनते हैं? ये बनते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। दे आर फॉर्म्ड बाय दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन की पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा कि ये पॉलीथालीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स। सबसे पहले तो एक बात याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, मॉल्टेन सॉल्यूशन की बात नहीं करी। अगर मॉल्टेन सॉल्यूशन की बात करते तो उसके अंदर सिर्फ किस चीज का तस्करा होता है? सोडियम का और क्लोरीन का। वाटर इसके अंदर शामिल होता ही नहीं, तो वाटर का तस्करा भी नहीं होता। लेकिन अब बात करें उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन की, तो वो बोले एक्वस सॉल्यूशन अगर हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो सोडियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा एनाइन, और इसका मतलब क्लोरीन को कहाँ जाना चाहिए? क्लोरीन को जाना चाहिए एनोड की साइड पर, क्योंकि एनाइन मूव करते हैं एनोड की साइड पर। अगर हम बात करते हैं किस चीज की? सोडियम की। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा कैटाइन, और इसको मूव करना चाहिए कहाँ पर? कैथोड पर। बिल्कुल सही। अगर आप देखें तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि सोडियम कैथोड पर, सोडियम एनोड पर जा रहा है, हालांकि सोडियम को कहाँ जाना चाहिए? कैथोड पर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को जाना चाहिए एनोड पर, तो क्लोरीन एनोड पर नहीं जा रहा, बल्कि क्लोरीन तो जा रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं कि लेट से हमारे पास सोडियम है, वो कैथोड पर आ भी गया। जब सोडियम कैथोड पर आएगा तो उसके बाद वो, अगर आप कैसना केल्नर सेल की बात करेंगे तो कैसना केल्नर सेल या नेल्सन सेल के अंदर बात करेंगे जहां पे ये रिएक्शन होता है, सोडियम कैथोड पे आने के बाद उसने कैथोड के साथ में अगर मरकरी तो मरकरी के साथ रिएक्ट किया था, और उसके बाद घूम घुमा के डेन्यूटर में चला गया तो वहां पर उसने वाटर से रिएक्ट किया था। नेल्सन सेल के अंदर उसने डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट किया था। तो मैं एक काम करूँ, सोडियम को डायरेक्टली रिएक्ट करवा रहा हूँ किस चीज से? वाटर से। जब मैं सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमारे पास क्या चीज फॉर्म हो जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 सोडियम कर लिया और 2 NaOH 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कर लिया। अब हमारे पास बन जाएगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स बन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है फ्रॉम कैथोड। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन डी की बात करें ना, सबसे पहले अगर आप ऑप्शन डी के अंदर बात करते तो बोले कि हाइड्रोजन गैस एनोड पर रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस एनोड पर जा ही नहीं रहे भाई, एनोड पर तो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। एनोड पर तो क्या रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। बचा ही एक, और ऑप्शन सी के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कैथोड के बाद, कैथोड के ऊपर से रिलीज हो रही है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 36, और एमसीक्यू नंबर 36 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका मास नंबर भी होता है 1। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर इसका है 1, तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एक ही प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? मास नंबर में से, ये जो ऊपर वाली चीज है ये मास नंबर, इसको ए से शो करते हैं, और जो नीचे वाली चीज है इसकी कहलाता है एटॉमिक नंबर, इसको जेड से शो करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, ए में से जेड को माइनस करते हैं, यानी 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यानी हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता। अगर हम ऑप्शन बी के अंदर देखें तो बोले एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक न्यूट्रॉन शामिल है, रॉन्ग ऑप्शन। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन शामिल है, रॉन्ग ऑप्शन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन शामिल है, रॉन्ग ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो उधर सीधी सीधी बात हुई है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक प्रोटॉन मौजूद है, और यही हमारा राइट आंसर भी है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 37 पर। एमसीक्यू नंबर 37 के अंदर कहा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स हैव, अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या चीज ज्यादा होती है, क्या चीज कम होती है, हमें बताना है। अल्फा पार्टिकल्स के पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, या आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है, या दोनों कम होती है, या दोनों ज्यादा होती हैं। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन पावर आईपी, इसका इनवर्स रिलेशन है पेनिट्रेशन पावर के साथ। अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन पावर कम होगी, या फिर हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। इसका एक का उलट करोगे तो दूसरे का भी उलट हो ही जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर
लेस आयोनाइजिंग पावर है तो पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए ज्यादा, और ये हो जाएगा फिर गलत, यानी कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत। ऑप्शन डी के अंदर भी बोला कि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो आयोनाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, दोनों चीजें एक साथ ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बात रह गई ऑप्शन ए की और ऑप्शन बी की, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखें, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है +2 का, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है +2 का चार्ज होता है, इनका मास होता है 4। +2 के चार्ज की वजह से इनकी आयनाइजेशन पावर, यानी किसी चीज को बहुत तेजी से आयनाइज तो कर सकती हैं, लेकिन जब उसके साथ आयनाइज कर लेंगे, उसको आयनाइज करके खुद उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, अंदर घुसने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है और इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू एक बहुत आसान सा एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के अंदर कितना होते हैं, 2। एस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, एस ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है एस ब्लॉक के बारे में, तो एस ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 39 के नाम से कहा जा रहा है द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टोल्ड बाय डैश कांस्टेंट। जो डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कौन से कांस्टेंट से रिप्रेजेंट की जाती है, कौन से कांस्टेंट से बताई जा सकती है। तो इसका आंसर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग उर्फे आम में कहते हैं केसी। अब यहाँ पर के सी और के आई का रिलेशन अगर आप यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कब डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, कब डायरेक्शन रिवर्स होगी, और कब रिएक्शन इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर के सी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। के सी की वैल्यू कम है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कम होगी। के सी की वैल्यू मॉडरेट है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी मॉडरेट होगी। ये सब कुछ हमें के सी की वैल्यू से पता लगता है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है एमसीक्यू नंबर 40, और एमसीक्यू नंबर 40 हमारा आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है। और लास्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा। तो देखिए, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाय, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डी बाय, लेकिन ये इसका कॉमन यूनिट है। अगर मैं डायपोल मोमेंट के एसआई यूनिट की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इसके एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्स पर मीटर, कूलम्स पर मीटर। पॉइस किस चीज का यूनिट है, पॉइस यूनिट है विस्कोसिटी का, और ये भी इसका कॉमन यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। अर्ग्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किस चीज का यूनिट है, ये है सरफेस टेंशन का यूनिट। और अगर मैं बात करता हूँ पास्कल, पास्कल किस चीज का यूनिट है, तो पास्कल यूनिट है प्रेशर का। हमारा फिलहाल जो सही आंसर है, डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछा गया तो डायपोल मोमेंट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी बाय। आई होप यू गेट द आंसर। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।